चलिए, आज भारत सरकार की उस मशीन को समझने की कोशिश करते हैं जो पूरे देश को चलाती है। और इस मशीन का दिल है इसकी संसद। तो आज हम इसी मशीन के एक एक पुर्जे को खोल कर देखेंगे और समझेंगे कि ये काम कैसे करती है। तो ये देखिए, ये है हमारे लोकतंत्र का पूरा आर्किटेक्चर, इसका ब्लूप्रिंट। हमारा मकसद आज बिल्कुल साफ है, इस पूरी व्यवस्था को, इसके हर एक हिस्से को बारीकी से समझना, इसे डीकोड करना। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इसके मूल ब्लूप्रिंट को देखेंगे, फिर हम इसके दो सबसे जरूरी हिस्सों लोकसभा और राज्यसभा को समझेंगे। इसके बाद हम राष्ट्रपति की भूमिका पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर ये पूरी मशीन काम कैसे करती है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले हिस्से से, इसके कोर ब्लूप्रिंट से। देखिए, भारत की संसद असल में यही वो जगह है, वो इंजन रूम है जहां से पूरे देश के लिए बड़ी बड़ी नीतियां और कानून बनते हैं। और ये सब हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो बनावट है ना, ये किसी की सोच या राय नहीं है, ये सीधे हमारे संविधान से आती है। संविधान का अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 साफ तौर पर बताता है कि हमारे देश की संसद किन किन चीजों से मिलकर बनेगी। तो ये हैं वो तीन हिस्से, राष्ट्रपति, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल। अक्सर लोगों को लगता है कि संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा है, लेकिन नहीं, राष्ट्रपति भी इसका एक बहुत ही जरूरी, एक अभिन्न अंग है। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। इसे हाउस ऑफ द पीपल या जनता का सदन भी कहते हैं, और सच कहूं तो इसका नाम ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यही वो सदन है जो सीधे सीधे डायरेक्ट भारत के लोगों की आवाज है। और इसकी मौजूदा सदस्य संख्या है 545। सोचिए, 545 सदस्य जो देश के करोड़ों अरबों लोगों की उम्मीदों और उनकी आवाज को संसद तक लेकर आते हैं। यह आंकड़ा ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो इसकी कुछ खास बातें क्या हैं? पहली और सबसे जरूरी बात, इसके सदस्य सीधे जनता के वोट से चुने जाते हैं। दूसरी, ये एक अस्थायी सदन है, मतलब इसे भंग किया जा सकता है। और तीसरी, इसका कार्यकाल फिक्स होता है। और वो कार्यकाल कितना है? 5 साल का। हर 5 साल में देश की जनता को ये मौका मिलता है, ये ताकत मिलती है कि वो चुने कि अगले 5 साल के लिए इस सदन में उनकी तरफ से कौन बोलेगा। और अगर किसी को इस सदन का सदस्य बनना है तो उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। ये युवाओं को भी देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का एक मौका देता है। चलिए अब लोकसभा से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे सदन की, यानी राज्यसभा की, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। अब देखिए, जहां लोकसभा सीधे लोगों की आवाज है, वहीं राज्यसभा का मुख्य काम है भारत के अलग अलग राज्यों के हितों की नुमाइंदगी करना। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 245, लेकिन यहां के सदस्य चुने कैसे जाते हैं, ये कहानी लोकसभा से बिल्कुल अलग है। देखिए, राज्यसभा की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक स्थायी सदन है, एक परमानेंट हाउस। ये कभी भंग नहीं होता, और यही चीज देश की नीतियों में एक स्थिरता बनाए रखती है। सोचिए, जब लोकसभा में चुनाव चल रहे हों, तब भी देश के पास एक सदन होता है जो काम कर रहा होता है। इसका सिस्टम भी बड़ा अनोखा है। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। इससे होता यह है कि सदन में अनुभव और नए विचार दोनों का एक बढ़िया मेल बना रहता है। और हाँ, यहाँ के सदस्यों को सीधे जनता नहीं, बल्कि राज्यों के विधायक चुनते हैं। इसके अलावा 12 सदस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में बहुत नाम कमाया हो। और जहां लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, वहीं राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल पूरे 6 साल का होता है। सदस्य बनने के लिए उम्र की सीमा भी यहां ज्यादा है। लोकसभा के लिए 25 साल चाहिए, तो राज्यसभा के लिए कम से कम 30 साल। यह दिखाता है कि इस सदन से एक ज्यादा परिपक्व नजरिए की उम्मीद की जाती है। तो ये टेबल एक नजर में इन दोनों सदनों के बीच का सारा फर्क साफ कर देती है। एक तरफ लोकसभा जो सीधे चुनाव से बनती है, लोगों की नुमाइंदगी करती है और 5 साल के लिए होती है। दूसरी तरफ राज्यसभा, जहां चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं, जो राज्यों की नुमाइंदगी करती है और जो एक स्थायी सदन है। यही संतुलन, यही बैलेंस हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। चलिए अब बात करते हैं संसद के तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से की, भारत के राष्ट्रपति।
अक्सर हम उन्हें सिर्फ राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर देखते हैं, लेकिन वो हमारी कानून बनाने की प्रक्रिया यानी विधायिका का भी एक अटूट हिस्सा हैं। तो संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति कौन है? वो हमारे राष्ट्र के औपचारिक प्रमुख हैं, हेड ऑफ द स्टेट। वो भारत के पहले नागरिक हैं, फर्स्ट सिटीजन, और केंद्र सरकार की सारी कार्यकारी शक्तियां भी उन्हीं के नाम पर होती हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 52 बिल्कुल साफ साफ सिर्फ एक लाइन में कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस ये पद हमारे गणतंत्र की नींव का एक बहुत मजबूत पत्थर है। कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति का रोल बहुत बड़ा है। वही तो संसद के सेशन बुलाते हैं और खत्म करते हैं। कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत ना हो। प्रधानमंत्री की सलाह पर वो लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बात की, राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार भी उन्हीं के पास है। तो ठीक है, अब हम इस मशीन के तीनों जरूरी पुर्जे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को समझ चुके हैं। तो अब सवाल यह है कि यह मशीन चलती कैसे है, एक कानून आखिर बनता कैसे है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक कानून का सफर कैसे तय होता है। सबसे पहले एक प्रस्ताव, जिसे हम बिल या विधेयक कहते हैं, वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जाता है। फिर उस पर बहस होती है और उसे पास किया जाता है। इसके बाद वो बिल दूसरे सदन में जाता है। वहां भी वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। जब बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है, तब वो पहुंचता है राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए। और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगा देते हैं, वो बिल बन जाता है एक एक्ट यानी एक कानून। तो कुल मिलाकर हमारी संसदीय प्रणाली का सार क्या है? ये असल में एक बेहतरीन संतुलन है। एक तरफ है जनता की सीधी आवाज यानी लोकसभा, दूसरी तरफ है राज्यों के हित यानी राज्यसभा, और इन दोनों के ऊपर है एक कार्यकारी अधिकार यानी राष्ट्रपति। और ये तीनों मिलकर ही इस देश को चलाते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, एक सदन जो स्थायी है, दूसरा जो अस्थायी है, और एक प्रमुख जो इन सबको जोड़ता है। सत्ता का ये जो संतुलन है, स्थिरता और बदलाव का ये जो अनूठा मेल है, ये 1 अरब से ज्यादा लोगों वाले इस विशाल राष्ट्र को आखिर आकार कैसे देता है?